Again, good morning, dear students. Welcome back in the next lecture, lecture number 2 of the Living World chapter, and the topic is diversity in the living world. This is second lecture of chapter 1, class 11th, right? यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से हम लोग एनसीईआरटी को ही डील करने के लिए यहाँ पे आए हैं, और एनसीईआरटी में आपका जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है उसके नेक्स्ट टॉपिक में ही ये टॉपिक आता है, द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, राइट। डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में भी थोड़ा बहुत डील किए थे, इसमें भी डील करेंगे। डाइवर्सिटी मीन्स बायोडाइवर्सिटी। हियर बिकॉज वी आर स्टडिंग इन बायोलॉजी, दैट्स व्हाई वी आर डीलिंग विद बायोडाइवर्सिटी। Biodiversity represents the variety of organisms, various types of organisms present around the world on the earth, or also in the space, or in whole and soul cosmos zone, right? Biodiversity is actually the word which deal with the surrounding in which we are living, which is already filled with various types of organisms, right? यहाँ पे आपको बताया गया है, ये चैप्टर शुरू जो होता है यहाँ पे, तो इस टॉपिक में बताया जा रहा है कि if you look around you, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets or other animals and plants। ठीक है ना स्टूडेंट, बता रहा है कि यहाँ हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ तक कि जो हमने गमला में जो प्लांट अपने पॉट में जो हमने प्लांट को प्लांट किया है वो, उसके अलावा जो चिड़ियाँ हैं, एनिमल्स हैं, जो हमारे पेट एनिमल्स हैं जिनको हम लोग पालते हैं, सभी कुछ एक साथ मिलके बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई बट दे आर ऑल अराउंड यू। तो यहाँ पे हम लोग माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें सराउंड करते हैं लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। एज फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस, अभी है ना, कितना उसका हल्ला है, कोरोना वायरस हो जाएगा, दिखता नहीं है पर हो जाएगा, यानी कि क्या है, वो प्रेजेंट है, हमारे वर्ल्ड में प्रेजेंट है, हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ नॉन लिविंग क्रिएचर, बट जैसे ही उसको प्रॉपर होस्ट मिलता है वो एक्टिव हो जाता है लिविंग की तरह। हम लोग आगे चल के वायरसेस के बारे में जब डील करेंगे तो श्योरली हम लोग कोरोना वायरस के बारे में भी डील करेंगे। If you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organisms that you see would increase। अगर आप अपना रेंज बढ़ाते हैं, यानी कि अब आप जंगल में की तरफ देखते हैं तो जंगल में बहुत सारे जानवर, बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स आपको मिलेंगे, जो कि एक बायोडाइवर्सिटी का काफ़ी बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि the number of species that are shown and described range between 1.7 to 1.8 million, यानी कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज अभी तक खोजी जा चुकी हैं, जिनको हम लोग जानते हैं, या साइंटिस्ट लोग जिनके बारे में रिसर्च कंप्लीट कर चुके हैं, एनालाइज कर चुके हैं। This refers to biodiversity or the number and types of organism present on earth। इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, और ये नंबर हमेशा इंक्रीज करता रहता है। We explore new area and even old ones, new organisms are continuously being identified। अगर हम नई जगह को खोजते हैं, नई जगह पे जाके जीव जंतुओं को खोजते हैं तो वहाँ तो नए जीव मिलेंगे ही, लेकिन जिस पुराने जगह को ऑलरेडी हम खोज चुके हैं, जहाँ पे रिसर्च कंप्लीट किया जा चुका है, हम कुछ समय बाद अगर वहाँ जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर भी न्यू ऑर्गेनिजम्स पाए जाने की संभावना होती है, बिकॉज जो माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत जल्दी खुद को अडेप्ट करते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इन्वायरमेंट जो है हमारे आसपास का वो हमेशा चेंज होता रहता है, और ऑर्गेनिजम्स खुद को अडेप्ट करते रहते हैं। तो इस तरह से पुरानी जगह पे जहाँ ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है वहाँ पे भी नए ऑर्गेनिजम्स मिल जाते हैं। राइट स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है कि दीज लोकल नेम्स, अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स तो हमने खोज लिया,
ठीक है, लेकिन सब कोई नहीं देख सकता है, हर एक आदमी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं जान सकता है। दैट्स वाई वी डील विथ क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर आपको हम बिना एनसीईआरटी के आपको कुछ समझाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ठीक से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम समझेंगे कि मेरे पास बहुत सारे जीव जंतु हैं जिसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब उन सब के बारे में जानकारी लेना इतना आसान नहीं है कि हम एक एक को अपने पूरे उम्र में पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि हमारी एज कितनी होती है, 60, 70, 80 है ना। पहले तो 100 ईयर्स होती भी थी, अब नहीं होती है। ठीक है, तो इतने दिन में ही हमें इतने सारे जीवों के बारे में जानना इम्पॉसिबल है हमारे लिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि उन सभी जीव जंतुओं को एक सिस्टमैटिक वे में क्लासिफाई किया जाता है ग्रुप्स में। जैसे स्टूडेंट हम लोग किचन में जाते हैं तो हमें पता होता है कि मसाला किधर है, स्पाइसेस किधर रखा है, या आटा चावल दाल किधर रखा है, तो हम आसानी से उसको ढूंढ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आटा खोजना है तो हम मसाला की तरफ खोजने लगते हैं, या फिर बर्तन ढूंढना है तो हम कहीं और जाके जहाँ पे हमारा कपड़ा रखा है उसमें ढूंढने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ हमारे घर में भी एकदम प्रॉपरली अरेंज्ड होता है। तो इसी को कहते हैं कि जब हम सिस्टमैटिक वे में अगर हम जीव जंतुओं को भी अरेंज करेंगे तो उनके बारे में स्टडी करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी चीज़ को कहा जाता है सिस्टमैटिक्स। जब हम ब्रॉड लेवल पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, उनके मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, जेनेटिक्स, उनके इवोल्यूशनरी रेसेस, सब पॉइंट्स को देखते हुए अगर हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं तो वो कहलाता है, वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कहलाता है सिस्टमैटिक्स। अगर हम सिर्फ नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन के बेसिस पे उनको अरेंज करते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक से थोड़ा नीचे लेवल, तो वो कहलाता है टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब आइडेंटिफाई करना है तो किसी चीज़ को पहचानने के लिए पहले उनके कैरेक्टर्स को जानना जरूरी होता है। अब जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एलिफेंट देते हैं और गोट देते हैं तो आप पहचान जाएंगे कि इसमें से एलिफेंट कौन है और गोट कौन है, क्योंकि बचपन से आपने कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को उनके देखा है। शुरू से आप जानते हैं कि एलिफेंट के पास लंबी सूंड होती है, वो बड़ा होता है, मोटा होता है, उसकी पूंछ होती है, मतलब आप उस तरह से एलिफेंट को भी पहचान लेंगे और उसके बाद आप बकरी, गोट को भी पहचान सकते हैं, डिफरेंट है ना। तो आप उन दोनों को अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं कि हाँ ये एलिफेंट का ग्रुप है और ये गोट का ग्रुप है। ठीक है, तो इस तरह से कैरेक्टराइजेशन यानी कि कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखकर और उसके बाद उनकी एनाटॉमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखकर, उसके बाद उनके जेनेटिक्स या उनका जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स होता है, इन सब को डिटेल में ले करके हम जब कैरेक्टराइज करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, उनके कैरेक्टर्स को बांट देते हैं कि हाँ ये कैरेक्टर है तो ये ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। तो इसको कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। उसी कैरेक्टराइजेशन के बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी पहचाना जाता है कि ये वो ऑर्गेनिज्म है, ये वो है, ये वो है, ये माइक्रोब है, ये प्लांट है, ये एनिमल है, फंजाई है, जो भी है, तो वो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं यानी पहचानते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको आज हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के फॉर्म में इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। राइट, नॉमेनक्लेचर का मतलब हुआ, अगर हम सिंपल से लैंग्वेज में समझना चाहेंगे स्टूडेंट, कि द प्रोसेस ऑफ नेमिंग एनी ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट कैरेक्टर्स which are already analyzed by different procedures is called nomenclature। तो nomenclature वो हो गया जहाँ पे हम विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए उनके सभी कैरेक्टर्स को देखते हुए जब उस ऑर्गेनिज्म का हम एक नाम देते हैं और वो इंटरनेशनल यूनियन से सर्टिफाई हो जाता है तो उसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर के बारे में भी हम लोग आज इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर हो गया। अब आता है क्लासिफिकेशन।
यानी कि क्लासिफिकेशन करना मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, यानी उसको अब उसके हर चीज़ को जानने के बाद, यानी उसके कैरेक्टर्स को जानने के बाद, उसकी आइडेंटिटी को जानने के बाद, उसके नॉमेनक्लेचर को जानने के बाद, जब हम उस ऑर्गेनिज्म को स्टूडेंट किसी ग्रुप में डालते हैं, प्रॉपर ग्रुप में डालते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देते हैं तो वहां पर अगर हम उस पूरे ग्रुप में से किसी एक दो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इस ग्रुप के सभी मेंबर में ऑलमोस्ट इतने कैरेक्टर होंगे। यही फायदा है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, क्या बेनिफिट है क्लासिफिकेशन का? तो क्लासिफिकेशन का बेनिफिट यही है कि हम इजीली और कम टाइम में अपना समय बचाते हुए, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ टाइम को डिक्रीज करते हुए हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जब स्टडी करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो वो फायदा हमें क्लासिफिकेशन के बाद ही मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। नोमेनक्लेचर के बारे में आपको एनसीईआरटी क्या कहता है वो देखिए। हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. यानी कि पूरे वर्ल्ड में जब उस ऑर्गेनिज्म को उसी नाम से जाना जाएगा तो वो कहलाता है नोमेनक्लेचर। ठीक है ना स्टूडेंट, यानी कि अगर हम देखें प्याज, ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल प्याज है, ओनियन को बहुत सारे नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओनियन को हम लोग प्याज बोलते हैं। महाराष्ट्र में चले जाइए तो उनको कांदा बोला जाता है, बंगाल में कोई और नाम से जाना जाता होगा। यानी कि आप हर जगह जाएंगे तो उसका अलग अलग नाम मिलेगा आपको, लेकिन अगर हम उसको यूनिवर्सल लेवल पे देखेंगे, साइंटिफिक लेवल पे देखते हैं, तो उसका नाम स्टूडेंट क्या है? खोज के बताइएगा। ठीक है, बहुत ही इजी नाम है उसका, हम आज आपको नहीं बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आप उसको मेरे कमेंट में बता पाते हैं या नहीं, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि इसी तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर करना बड़ा ही आसान होता है, लेकिन उसको कोई भी कॉमन आदमी नहीं कर सकता है। इसके लिए इंटरनेशनल यूनियन बना हुआ है जो इसको नोमेनक्लेचर देते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो मेनली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स विच प्रोवाइड नोमेनक्लेचर टू द ऑर्गेनिजम्स। दीज आर फर्स्ट ICBN, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर International Code for Botanical Nomenclature, ICZN, International Code for Zoological Nomenclature। उसके बाद है ICBACN, International Code for Bacterial Nomenclature, ICVN, International Code of Virus Nomenclature, and ICNCP, International Code of Nomenclature for Cultivated Plants. Right, there are 5 types of systems which provide nomenclature to the new organisms. Right, यानी कि यहाँ पे वो सभी सिस्टम हैं जो आपको बताएंगे। एक तो है ICBN बॉटेनिकल के लिए यानी प्लांट्स के नोमेनक्लेचर के लिए, ICZN यानी कि जूलॉजी यानी एनिमल्स के नोमेनक्लेचर के लिए, ICBACN मतलब बैक्टीरिया के नोमेनक्लेचर के लिए, ICVN यानी कि वायरसेस के नोमेनक्लेचर के लिए, और ICNCP मतलब कि जो न्यूली कल्टिवेटेड प्लांट्स हैं, जो नए नए प्लांट बन रहे हैं आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन एंड आफ्टर न्यू टेक्निक्स, तो उनके नोमेनक्लेचर के लिए 5 टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है। ठीक है ना स्टूडेंट, अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ आपको बता रहा है वही बातें सारी बताई जा रही हैं यहाँ पे कि अब हम लोग यहाँ पे नोमेनक्लेचर छोड़ के आइडेंटिफिकेशन की तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिजम्स इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। जब ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब कर दिया गया है तब उसका नोमेनक्लेचर इजी होता है। तो डिस्क्राइब कौन करेगा?
तो जो उस पर रिसर्च कर रहा होगा, जिनको उसके कैरेक्टराइजेशन के बारे में पता होगा, वही तो उसको आइडेंटिफाई करेगा ट्रूली और उसको डिस्क्राइब करेगा। ये प्रोसेस कहलाता है आइडेंटिफिकेशन। दिस इज आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि to describe any new organism by proper characterization is called identification. In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. वही उसी के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे सिस्टम बने जिन्होंने सही सही नाम दिया है ऑर्गेनिजम्स को, और वही नाम यूनिवर्सल लेवल पे नाम जाना जाता है, जो आपको हम बता चुके 5 टाइप्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट की बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिजम्स। ईच नेम हैज 2 कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे आ गया बात बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना स्टूडेंट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई मीन्स 2, नोमियल मीन्स टर्म्स, नोमेनक्लेचर यानी यहाँ पे वो नाम दिए जाएंगे जिनमें 2 टर्म होगा, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम है मीनाक्षी प्रियदर्शनी, ठीक है, तो एक नाम, एक वर्ड हुआ मीनाक्षी, दूसरा वर्ड हुआ प्रियदर्शनी। ठीक इसी तरह से ऑर्गेनिजम्स के भी 2 नाम होते हैं। जैसे कि आप पोटैटो का ले लीजिए, सोलैनम ट्यूबेरोसम, मतलब सोलैनम एक वर्ड और ट्यूबेरोसम दूसरा वर्ड। जब 2 वर्ड वाले नाम बनते हैं, नोमेनक्लेचर किया जाता है, उन्हें कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम देखें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, तो इसके काफ़ी सारे रूल्स होते हैं। इसको सबसे पहले दिया था कैरोलस लीनियस ने, उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया था, ठीक है। तो ईच नेम हैज 2 कंपोनेंट्स, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब कि स्पीशीज का नाम। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं वो इसी नोमेनक्लेचर को फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम साइंटिफिक नेम, आपके एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है मैंजीफेरा इंडिका को, यानी मैंगो को। मैंजीफेरा इंडिका 2 वर्ड है यहाँ पे, एक है मैंजीफेरा, दूसरा है इंडिका। अब यहाँ देख सकते हैं मैंने दिया है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा जीनस एंड इंडिका इज स्पीशीज, राइट। तो यहाँ पे जो रूल्स हैं वो 5 रूल्स आपको बताए गए हैं नोमेनक्लेचर का। जब हम देखेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तो हम ये चीज़ अब देखना शुरू करते हैं कि व्हाट आर द रूल्स टू फॉलो फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। यानी कि जब ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर किया जाता है तो उस वक्त किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम किसी भी भाषा में उसका नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो लैंग्वेज वहां पे लिया गया है बायोलॉजिकल नेम्स के लिए, वो लिया गया है लैटिन, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज लिया गया है स्टूडेंट, बिकॉज लैटिन जो लैंग्वेज है वो इसलिए लिया गया है क्योंकि इट इज अ डेड लैंग्वेज। It is now not in use, and also there is no new words are discovered or being discovered in this language. That's why Latin is used for naming of biological organisms, right? Latin is an old language, and also it is a dead language, and new research are not going on this language. That's why new words are not discovered, and the old words are also not in use right now. So that's why Latin is used for binomial nomenclature process. It is unchanging since it is not spoken today. It was a dead language, and thus no new words are discovered in this language, right? अब लैटिन में तो लिखा जाता है, ये पता चल गया, ठीक है। लैटिन के साथ साथ इटालिक्स में क्यों किया जाता है? अगर हम इसको इस कंप्यूटर पे या प्रिंटेड वर्जन में लाते हैं तो हम उसको इटैलिक वर्जन में कर देते हैं ताकि ये थोड़ा अलग दिखे,
लैटिन लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए इटैलिक्स वर्ड का यूज, इटैलिक पैटर्न का यूज किया जाता है स्टूडेंट, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ये आपको आप कभी भी बुक में या कहीं भी देखेंगे किसी भी बायोलॉजी का नोमेनक्लेचर या किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम, तो आप देखेंगे कि उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा हुआ है, यानी वो इटैलिक्स में लिखा जाता है। ठीक है, अगर हम अपनी कॉपी में उसको लिखते हैं तो हम उसे टेढ़ा करके नहीं लिख सकते, उसको इटैलिक्स नहीं माना जाएगा। तो जब भी हम अपनी कॉपी में उसे लिखेंगे, अपने नोटबुक में उसे लिखेंगे, तो हम उसे लिखने के बाद सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। ये भी एक रूल है, थर्ड रूल। ठीक है, थर्ड रूल है, हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड एंड प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू रिप्रेजेंट लैटिन ओरिजिन। अगर वही नाम को प्रिंट किया जा रहा है यानी बुक में या ऑनलाइन आप देख रहे हैं, तो उसको इटैलिक्स लैंग्वेज में दिया जाता है, इसलिए इटैलिक्स पैटर्न उसका दिया जाता है स्टूडेंट, ताकि वो पता चले कि ये वर्ड जो है वो लैटिन ओरिजिन का है। राइट, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि थर्ड जो है मेरा, ये सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज दिस, कि जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम, द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम, राइट, इज द नेम ऑफ इट्स जीनस, द ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू विच जीनस दिस नेम रिप्रेजेंट, the first word of this name represent the name of genus, right? It means mango belongs to genus Mangifera. Mangifera genus है तो इनका पहले genus आ जाएगा, then after it is written as its specific epithet, right? Specific epithet is a complicated word. It is used for simple species. स्पीशीज वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए सेकेंड वर्ड का यूज किया जाता है, यानी कि फर्स्ट वर्ड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस एंड सेकेंड वर्ड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज। ठीक है ना स्टूडेंट, तो एक हो गया जीनस और दूसरा हो गया स्पीशीज। तो जीनस हमेशा, अब हम यहाँ फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का एक और रूल होता है कि जब भी जीनस लिखा जाएगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, यानी यहाँ जो एम होगा, स्टार्टिंग जो होगा इस जीनस का वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, यानी एम कैपिटल लेटर में होगा स्टूडेंट, और जो स्पीशीज होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर इंडिका जो है वो स्मॉल लेटर से शुरू हुआ, मैंजीफेरा कैपिटल लेटर से और इंडिका स्मॉल लेटर से, एंड बोथ आर सेपरेटली अंडरलाइंड, राइट। तो so we have already deal with 4 rules of binomial nomenclature. First, biological names are written in italics, taken from italics and written in, taken from Latin and written in italics. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. ठीक है, कि कहीं से भी आए, कहीं से भी खोजा जाए, लेकिन उसका वर्ड जो लिया जाएगा नेम करने के लिए वो लैटिन लैंग्वेज से ही लिया जाएगा। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस while the second component denotes the specific epithet. First word represents genus and second represents specific epithet. Right? Both the words in a biological name when handwritten are separately underlined. ठीक है, जो भी वर्ड लेंगे हम जीनस और स्पीशीज के लिए उनको हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। अगर लैटिन ओरिजिन को हमें रिप्रेजेंट करना है तो जब भी हम उसे प्रिंट आउट करेंगे, यानी बुक्स में देखेंगे या ऑनलाइन प्रिंटिंग में देखेंगे, हम देखेंगे कि वो इटैलिक्स में लिखा रहेगा, थोड़ा सा टेढ़ा बेंडेड होगा। फोर्थ है कि द फर्स्ट वर्ड डिनोट्स द जीनस स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर ऑलवेज। स्टूडेंट यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो फर्स्ट वर्ड है आपका, ठीक है, ये मैंजीफेरा का जो फर्स्ट लेटर है एम वो कैपिटल से है, बिकॉज द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज इन कैपिटल लेटर एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट इज इन स्मॉल लेटर।
It can be illustrated with example like Mangifera indica. Mangifera is written in capital letter M and it is a genus, and indica represents small I, which is specific epithet. Right, student? I think you understand all 4 rules of nomenclature. The 5th rule, right student, the 5th rule is not very important because it is not always used, but sometime you will see a few names in which the 3rd word is also here, right? After specific epithet, 3rd one more word is used here which represent the name of scientist. It should not be written in italic, it is written always in simple font, but and also not underlined, right? It represents author name, right? Author name which is written after a specific epithet like Linnaeus. कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले मैंजीफेरा इंडिका के नॉमेनक्लेचर को करवाया, तो उन्होंने अपने नाम को दिया यहाँ पे लिन इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही बताया गया है कि नॉमेनक्लेचर में जो 3rd नेम होगा वो ऑथर का नेम हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे दिया गया है कि इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल ऑर्गेनिज्म अराउंड यू in your single 70-year-old life. It is not possible, student, for anybody, right? That's why classification is required. If we classify properly, accurately the organisms in proper groups, we can study any one of the organism and we know all and we get all knowledge about the group, right? So in here यहाँ पे लिखा गया है आपको कि इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, राइट? कि हम आखिर कैसे जान पाएंगे सभी के बारे में सिर्फ एक को पढ़ के। ठीक है, तो यहाँ हम जान पाएंगे दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, राइट? यानी इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे और उसमें से किसी एक के बारे में जानकारी लेंगे और हमें पूरे ग्रुप के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट की, अब जैसे आपको डॉग और कैट और इन सब के बारे में जानकारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बचपन से देखते आ रहे हैं। आप पेट के फॉर्म में कैट एंड डॉग को पालते हैं तो आपको पता है डॉग को क्या पसंद है, डॉग कैसे दिखते हैं, उनके पास एक पूंछ होती है जो घूमी हुई होती है, कैट कैसी दिखती है, कैट का साउंड क्या है, डॉग का साउंड क्या है, हम आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उनके इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि अगर हम डॉग और कैट को क्लासीफाई करते हैं पर हम क्या डॉग में जो डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं क्या उनको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं? लाइक एल्सेशियन हुआ, डोबरमैन हुआ, क्या इनको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं? नहीं। अगर हम इनके बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो फिर हमें डॉग के कैटेगरी को पूरा अच्छे से रीड करना पड़ेगा और तब जाके हमें उनके बारे में भी इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और तब हम उसे भी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी वैरायटी का डॉग है। तो वो वैरायटी की बात हो जाती है स्टूडेंट, राइट? अब यहाँ पे अगर आपको सिंपल कुछ एग्जाम्पल दे दिया जाए, जैसे कैट्स दे दिया जाए, वीट दे दिया जाए, राइस, प्लांट्स, मतलब एनिमल्स, आप इन सबको आराम से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताया जा रहा है कि जब आप उनको कैटेगराइज करेंगे, ठीक है, कैटेगराइज करेंगे, जैसे कि प्लांट में ही आपको अगर 5 टाइप का प्लांट दे दिया जाए, ठीक है ना स्टूडेंट, मैंगो, बनाना, एप्पल, pineapple, rose, you cannot place all these plants in a single group, right? You can place them in plant group, but again you can put them all in different categories,
like mango group is separately placed, lychee pineapple group is separately placed, rose group is, because it is a flowering plant, it is separately placed in a single group, right? Then after each and every category of classification, यहाँ पे आपको वही बताने की कोशिश की जा रही है कि each and every category of classification, rank of classification is called taxa. Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different level. The scientific term to categories, to categorize any organism, is called taxa. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is called taxonomy. ठीक है, this process of classification is called taxonomy. जब हम आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के होल एंड सोल आइडेंटिटी को रीड करते हैं तो उसके हर एक आइडेंटिटी को कहा जाता है टैक्सा. एज फॉर एग्जाम्पल, मी, आई एम नाउ इन एशिया कॉन्टिनेंट in which India country is present. In India, I am in Bihar state, and in Bihar state I am right now in Muzaffarpur district, right? तो यहाँ पे मैं आपको हर चीज़ बता सकती हूँ कि मेरा जो रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन है, रैंक जो मेरी कैटेगरी है ना, टैक्सा है, वो सबसे बड़ा टैक्सा मेरा जो है, हायर लेवल ऑफ टैक्सा है एशिया, उससे लोअर लेवल का टैक्सा है इंडिया, उससे लोअर लेवल का टैक्सा है बिहार, देन उससे लोअर लेवल का टैक्सा है मेरा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर, और फिर मेरा जो मोहल्ला होगा वो उससे लोअर लेवल का टैक्सा होगा. तो इस चीज़ को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. और ईच एंड एवरी जो सीढ़ी है मेरी, ईच एंड एवरी स्टेप है, उसको कहते हैं रैंक और टैक्सा और कैटेगरी, राइट? तो ये होता है टैक्सोनॉमी. अब यहाँ पे आपको दो बातें बताई गई हैं टैक्सोनॉमी के बारे में. एक है बेसिक और दूसरा है मॉडर्न. बेसिक टैक्सोनॉमी को अल्फा, बीटा और ओमेगा लेवल पे बांटा जाता है, ठीक है? बेसिक टैक्सोनॉमी क्या है? बेसिक टैक्सोनॉमी हमें बताता है कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल, नहीं, जो बेसिक है उसकी बात मैं कर रही हूँ. बेसिक टैक्सोनॉमी बताता है कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस ऑफ बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी. यानी कि हम बेसिक टैक्सोनॉमी की जब बात करते हैं तो हम सिंपल कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन को डील करते हैं, तो वो बेसिक टैक्सोनॉमी आता है. ये बेसिक टैक्सोनॉमी 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, अल्फा, बीटा एंड ओमेगा. अल्फा, बीटा, अल्फा टैक्सोनॉमी क्या कहता है स्टूडेंट? अल्फा टैक्सोनॉमी जो है वो केवल मॉर्फोलॉजी को लेके चलता है, यानी ये बड़ा ही लोअर लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी है, लोअर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है. जब हम सिर्फ बेसिक यानी सिंपल मॉर्फोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो वो हमारे अल्फा टैक्सोनॉमी में आता है. सेकंड आता है बीटा टैक्सोनॉमी, जिसमें हम कंसीडर करते हैं जेनेटिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी. मॉर्फोलॉजी के अलावा जब हम जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी को इंक्लूड करते हैं स्टूडेंट, तब वो होता है बीटा टैक्सोनॉमी, राइट? एंड थर्ड वन इज ओमेगा टैक्सोनॉमी, which is broad branch of taxonomy, which include all and overall characters of organisms, right? It includes morphology, genetics, anatomy, physiology, and along with phylogenetic relationships of organisms. The phylogenetic relationship represents evolutionary link between our ancestors, between our co-evolving organisms, and very far away from us a lot of organisms are present. It finds link between
these organisms. It is called phylogenetic trait, phylogenetic relationship, right? तो ये हो गया हमारा बेसिक टैक्सोनॉमी। अब आता है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्या डील करता है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell. ठीक है स्टूडेंट? External and internal structure along with the structure of cell, developmental processes, ठीक है, and ecological information of organisms are essential and forms the basis of modern taxonomic studies, right? तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी क्या यूज करता है? इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सेल्यूलर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट टू ईच अदर, हाउ डेवलपमेंटल प्रोसेसेस आर occurring in the organism, like few organism comes from mother's womb as a baby, almost similar to adult organism like human being, like dogs, etc. Few organism arises as simple larva form, then it develop as pupa, then it develop in adult form like butterfly. In frogs it is also found that their developmental processes is different than human being, like they develop from egg. They arise from egg in the form of tadpole and then it comes in the form of adult, right? तो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस भी हर एक ऑर्गेनिज्म की अलग अलग होती है स्टूडेंट, तो उनके बेसिस पे भी उनको डिवाइड किया जाता है। फिर उनके इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मतलब मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी को तो देखते ही, साथ ही साथ सेल्यूलर स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखा जाता है, यानी कि सेल के लेवल पे भी जब स्टडी होती है, लाइक कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में सेल का अलग अलग प्रोसेसेस होता है, सेल ऑर्गेनेल्स अलग अलग तरह से काम करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, लाइक बर्ड्स, उनको हमेशा अपने विंग को फ्लैप करने के लिए उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोसेस है वो अलग होगा। प्लांट्स में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनके क्लोरोप्लास्ट का फॉर्म अलग होगा, है ना। तो सेल्यूलर स्ट्रक्चर, सेल्यूलर लेवल के स्ट्रक्चर पे भी जब स्टडी की जाती है तो ये कहलाता है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। अब आता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में जो शुरुआत में जो लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते थे, लाइक कैरोलस लीनियस एंड बिफोर हिम, है ना, बिफोर just after Aristotle have also classified organism. He classified organism in the form of two forms, like plants and animals, and in animals he also classified like red blooded animal and without red blood animal, right, without red pigmented animals. तो इस तरह से क्लासिफिकेशन बहुत पहले से ही शुरुआत हो चुकी थी। तो उस वक्त सिर्फ सिंपल जो ऑर्गेनिज्म होता था उनके यूज़ पे भी उनको क्लासीफाई किया जाता था, जैसे कि कुछ हार्ड वर्किंग एनिमल्स होते थे जैसे ऑक्स है, बुल है, कुछ मिल्क गिविंग एनिमल्स होते थे लाइक काऊ, गोट, कुछ डेजर्ट पे चलने वाले एनिमल्स होते थे लाइक कैमल, डोंकी, कुछ रॉक पे चलते थे। मतलब इस तरह से उनके जो अलग अलग उनका जो हार्ड वर्क होता था उनके बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता था शुरुआती में। Next, human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationship among them. यानी कि ह्यूमन बीइंग सिर्फ ऑर्गेनिज्म को पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ रीड नहीं करते हैं, बल्कि शुरुआत से ही उन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी खोजा। ठीक है, दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स के बारे में हमने स्टूडेंट पहले ही डील कर लिया था थोड़ा, अभी भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि जब टैक्सोनॉमी में, यानी सिंपल टैक्सोनॉमी में जब इवोल्यूशन घुस जाए, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आ जाए, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स आ जाए, देन वी कॉल इट सिस्टमैटिक्स। यानी कि यहाँ पे अब
कुछ भी ना बचे, किसी चीज को क्लासिफाई करने के लिए अब कुछ नहीं बचेगा, जब यानी हर चीज हमने इंक्लूड कर दिया तो वो ब्रांच कहलाता है सिस्टमैटिक्स. इट इज अ ब्रॉड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द taxonomy along with evolution and overall all aspects of organism and its population, its community, everything is included which are required for classification of the organism indicates systematics, right? अब आप सिस्टमैटिक्स के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे स्टूडेंट. यहाँ पे इसको सबसे पहले सिस्टमैटिक के बारे में भी कैरोलस लीनियस ने ही बताया. इस टर्म को भी उन्होंने ही सबसे पहले यूज़ किया. सिस्टेमा नेचुरी इनका बुक है और इन्होंने अपने बुक में सिस्टमैटिक्स के बारे में डील किया है. लीनियस यूज सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन. द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर enlarged to include identification, nomenclature and classification, which is known as taxonomy, and whenever inside it evolution is used, it is called systematics. Systematics takes into account evolutionary relationships between organisms, right student? यहाँ पे हम आज अपने इस टॉपिक को एंड करेंगे. हमने एक एक चीज को यहाँ पे डील किया है, हर टॉपिक को हमने आज अच्छे से यहाँ पे पढ़ लिया. अब हमारा जो थर्ड लेक्चर आएगा, L3 आएगा स्टूडेंट, वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे होगा. ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे वो हम लोग आगे चल के देखेंगे. यहाँ तक स्टूडेंट मेरा ये कहना है आपसे कि जब भी आप लेक्चर 1 देखिए, लेक्चर 2 देखिए, तो आप जो एनसीईआरटी के बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको डील करने की कोशिश कीजिए. खुद से सेल्फ मेड आंसर बनाइए स्टूडेंट. दूसरे के दिए हुए आंसर को मत लीजिए. ट्राई ट्राई ट्राई, यू विल विन. श्योरली यू विल विन वन डे, बिकॉज मेरा जो वीडियो है वो वीक स्टूडेंट्स के लिए है. एक बात आप लोग ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, ये बहुत इंटेलिजेंट और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए मैंने नहीं बनाया है, जिनको कोई ज़रूरत ही नहीं है हिंदी में समझने की, जो खुद से ही इंग्लिश को अच्छे से समझ सकते हैं स्टूडेंट, उनको ज़रूरत नहीं है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर कुछ भी. मैंने ये चैनल स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिनका इंग्लिश थोड़ा वीक है, जिनको साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो साइंस से कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, वो ज़रूर श्योरली सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और ध्यान से पढ़िएगा कि मैं समय पे एक अच्छा वीडियो लाती रहूँ, नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो, जिससे कि आपका एनसीईआरटी का पूरा लाइन बाय लाइन कमांड बनता रहे. कहते हैं ना, पुराने समय से ही हम लोग सुनते रहे कि लाइन बाय लाइन पढ़ो, मतलब कि एक भी सेंटेंस आप मिस ना करें, हर एक सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ें. तो इसी को कहते हैं स्टूडेंट कि लाइन बाय लाइन पढ़ना. ठीक है, तो अब हमने इतना कुछ कर लिया है. हम एनसीईआरटी के लास्ट सेक्शन पे चलते हैं जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं स्टूडेंट. और जब हम चैप्टर एंड करेंगे, यानी जब हमारा 4th लेक्चर आएगा, उस वक्त हम नीट में पूछे हुए क्वेश्चंस को भी डील करेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड होगा, राइट, ताकि आपको पता चले कि हाँ, नीट में इस तरह के क्वेश्चन इस यूनिट से या इस चैप्टर से आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन एक्सरसाइज में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे टोटल 11 क्वेश्चन है, जो मैंने लेक्चर 1 में भी आपको बताया है. और इसमें भी आपको बस एक बार बता देती हूँ कि यहाँ पे आपसे बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आज हमने लेक्चर में डील किया है. जैसे कि व्हाई आर क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन, व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड, and what do we learn from identification of individual and population, and which is written correctly, name of Mangifera indica, how it is written correctly. और सिंपल इसी तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आप इजीली बना सकते हैं. तो मेरा लेक्चर देखते हुए इस टाइम को आप वेस्ट ना करें, बल्कि इसको इन्वेस्ट करें क्वेश्चन आंसर बनाने में. स्टूडेंट, मेरा हमेशा फोकस रहता है कि आप क्वेश्चन आंसर को डील करें. ओके, थैंक यू. वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर 3. बाय, टेक केयर.